प्रस्तुत है कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो पक्के और अच्छे दोस्त थे। वो खेती के साथ सभी तरह का काम अपनी हिस्सेदारी के साथ किया करते थे। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में एक मिसाल थी। जब जुम्मन हज पर जाता था तो अपने घर की जिम्मेदारी अलगू, और जब अलगू किसी काम से बाहर जाता था तो अपने घर की जिम्मेदारी जुम्मन के नाम कर जाता था। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह बड़ी ही ईमानदारी से निभाते थे। दोनों के धर्म अलग थे, बावजूद उन दोनों में भाई जैसा स्नेह था और उनकी यही दोस्ती का मूल मंत्र था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। जुम्मन के अलावा उसका कोई नहीं था। जुम्मन ने किसी तरीके से वो जमीन अपने नाम करवा ली, और जब तक जमीन जुम्मन के नाम नहीं हुई थी तब तक जुम्मन और उसका परिवार खाला का बहुत अच्छे से ख्याल करता था। लेकिन जैसे ही जमीन की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम हुई, पूरे परिवार का वातावरण ही बदल गया। अब जुम्मन की पत्नी और उसकी बहू खाला को ताने मारती थी, 2-3 बीघा जमीन क्या दे दी, जैसे हमें मोल लिया हो। मौसी ने कुछ दिन तक तो ये सहा, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसने इसकी शिकायत जुम्मन से कर दी। लेकिन जुम्मन ने औरतों के मामले में दखल देना उचित नहीं समझा। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामिनी के संबंध में कुछ भी नहीं कहा। रो धोकर कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन अंत में जब खाला से रहा नहीं गया तब उसने जुम्मन से कहा, बेटा, अब तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह नहीं होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खाना पका लूंगी। क्या रुपए यहाँ पेड़ पर लगते हैं? मुझे रुका सुका चाहिए भी ना। तो कोई यहाँ थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। लेकिन फिर खाला नाराज हो गई। भावुक होकर उन्होंने कहा, अगर मेरा काम नहीं हुआ, मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं मिली तो मैं पंचायत बुला लूंगी। जुम्मन ने कपटी स्वर में हंसते हुए कहा, पंचायत बुला लोगी? जरूर जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी ये रात दिन की खटपट जरा पसंद नहीं है। जुम्मन को अपने व्यवहार और धन का बड़ा गरूर था। पंचायत में किसी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो जुम्मन के आग्रह का ऋणी नहीं हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस करे? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं, ऐसा जुम्मन ने पहले से ही मन बना रखा था। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई, फिर भी वो थकी नहीं, चलती रही। एक एक पग चलना दुभर था, मगर बात आ पड़ी थी अपने रोटी की, अपने वजूद की, तो खाला ने हिम्मत नहीं हारी। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बूढ़ी खाला ने अपने आंसू नहीं बहाए। किसी ने तो यूं ही ऊपर मन से हूं हां करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। कहा, कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल 2 दिन। पर हवस देखो बुढ़िया की, मानती नहीं है। अब अलग से हिस्सा चाहिए। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हंस से रस के स्वादन का अच्छा अवसर मिला। खाला की झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन कैसे बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आए? ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीनवत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा, तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के लोग तो आएंगे ही। अपनी विपत तो सबके सामने रोक कर आई हूं, अब आने न आने का अख्तियार तो उनका है। यूं आने को आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। क्यों बेटा? जब इसका जवाब दूं, क्या जवाब दूं? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उसी से बिगाड़ नहीं कर सकता। बेटा,
क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? इन शब्दों ने अलगू को बेचैन कर दिया था। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्का, तंबाकू आदि का प्रबंध कर दिया था। जब पंचायत में कोई आता तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते। सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी। तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालना थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। गांव का नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकल रहा था या चिलम के दमों से। चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ था। गांव के कुछ कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हुए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। उसे आप लोग ही जानते हो। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुखड़ा सुनाओ? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूंगी। अगर मुझ में कोई खोट हो तो आप बताना। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था। वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था। इतनी ही देर में कैसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी? जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। सुनो सुनो भाइयों, पंचों सुनो। पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा तो अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, ऐसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा होती है। यही कलयुग की दोस्ती है। पंचायत का परिसर सन्नाटे में तब्दील हो चुका था। जुम्मन के मन मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचार और दोस्त के प्रति बदले के भाव जन्म ले रहे थे। उसके बदले के भाव से वह भर चुका था। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते थे, इसका नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसा ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो कब की रसातल को चली जाती। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की जमीन पर खड़ा था। वे मिलते जुलते थे,
मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है, जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता सताती रहती थी कि किसी तरह बदला लिया जाए, किस तरह बदला लिया जाए, इसी उधेड़ बुन में जुम्मन लगा रहता था। और लो, ईश्वर ने जल्द ही उसकी सुन ली। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर ईश्वर ने दे ही दिया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लेकर आया था। बैलों के सींग गोल मटोल थे, बड़े ही हष्ट पुष्ट और सुंदर बैल थे। इन बैल की जोड़ियों को देखने के लिए आसपास के लोग चले आते थे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की है, सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिया। चौधराइन भी जुम्मन पर इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग्य, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई। पूरा गांव महिलाओं के संवाद और परिसंवाद को सुनने के लिए एकत्र हो गया। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नियों को डांट डपट कर समझा दिया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला। यह सलाह ठहरी कि इस बैल को बेच दिया जाए। गांव में एक समझू साहू थे, वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते थे। इस बैल पर उनका मन ललचा गया। गांव के उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटक 3 खेप हो। आजकल तो एक ही खेप में लाड़ले पड़े हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम देना तय हुआ। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो उसे लगे रगड़ने। वह दिन में 3-4 खेप करने लगे थे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ रूखा सूखा बैल के सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बजती थी। बैलराम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहां बैलराम का रातीब था, साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली। और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता था, पूछता और सहलाता था। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ वह 8 पहर की खपत। महीने भर ही में वह पीस गया। इक्के का जुआ देखते उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था, हड्डियां तक निकल आई थी। पर वह पानीदार बैल था, मार की बर्दाश्त न थी। पर एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर धड़ाम से गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी तक ठूस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया, आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे। अभागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता। ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया, अब गाड़ी कौन खींचेगा, तेरा बाप। इस तरह साहू जी खूब जले भुने।
कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपए कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वही रत जगह करने की ठान ली। चिलम पी पी कर रात बिताने लगे। फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाने लगे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पौ पटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल होते रोते बिलखते घर पहुंचे। सहू आई ने जब ये बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगौड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लूट गई। इस घटना को हुई कई महीने बीत गए, पर अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहू आई दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते थे। अंड संड बकने लगे थे। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल मर गया, उस पर दाम मांगने चले। आंखों में धूल झोंक दी थी। हमें तो नीरा पोंगा ही समझ लिया है। हम भी बनिए के बच्चे हैं। ऐसे बुद्धू कहीं और लोग होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोकर आओ, तब दाम लेना। न जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ। महीना भर के 2 महीने अपने खेत में जोत लेना, तब देना। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे एकत्र भी हो जाते हैं और साहू जी के भर्राने की पुष्टि करते हैं, परंतु 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़ कर लाठी ढूंढने घर चले गए। अब सोहाई ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होने लगे। घर में घुस कर किवाड़ बंद कर लिया। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वो परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर दी और पंचायत की तैयारी में लग गए। अगले दिन गांव के चौपाल पर पंचगण इकट्ठा हो गए। पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बनते हो? अलगू ने दीनहीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वह बात को ताड़कर पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उस तो नहीं? निराश भाव से चौधरी ने कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों को सुधारता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। पत्र संपादक अपने शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी दृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है, माता पिता की ओर से कितने चिंतित रहते हैं। वे उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह व्यवस्थित चित्त उन्मुक्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांत चित्त हो जाता है और उत्तरदायित्व के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। चौधरी के मन में कई तरह के प्रश्न थे, लेकिन यह एक सांत्वना का विचार भी था। अब पंचायत की कार्यवाही शुरू की जाए। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करना शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु 2 महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल 2 सभ्य मूल्य के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता का साहस ना हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, सुनो सुनो भाइयों, पंचों सुनो, और सभी पंचायत ने यह निर्णय लिया है
कि अलगू और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फिर से लेने का आग्रह न करता। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई है कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया और न ही उसे आराम दिया गया। इसी कारण बैल मर गया। जुम्मन के फैसले के बाद झगड़ू ने कहा। कुछ समय तक पंचायत में सन्नाटा पसरा रहा। अचानक अलगू चौधरी खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई। पंच परमेश्वर की जय जयकार होने लगी। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराह रहा था। उसे कहते हैं न्याय, यह मनुष्य का काम नहीं है। पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की है तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। पंचायत में अब चहुं ओर कोलाहल मच गया। लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे, पक्षी पेड़ पर चहचहाने लगे और दोनों मित्रों ने अंत में मुस्कुराते हुए इकलोक और उस लोक की पंचायत को भी धन्यवाद दिया, उनके प्रति अपनी मुस्कुराहट से आभार व्यक्त किया। आप सभी दर्शकों का मैं भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कहानी पंच परमेश्वर।